थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं साल 1923 में। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं साल 1923 में, जो साल होता है आपके हाइपर इन्फ्लेशन का। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। इन्फ्लेशन तो आपने जानते होंगे कि महंगाई, मतलब सामान के दामों में अचानक से वृद्धि बहुत तेज़ी से, उसे बोला जाता है आपका इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन अपने पीक पे हो जाता है तो उसे बोला जाता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। और जर्मनी के अंदर 1923 में आपका हाइपर इन्फ्लेशन का दौर था। उससे पहले यह हाइपर इन्फ्लेशन के पहले अगर बात किया जाए तो आपने देखा कि यहाँ पे वीएमआर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हो चुका था। आपके जर्मनी के अंदर वीएमआर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हो चुका था, और वीएमआर रिपब्लिक को अपोज करने के लिए अपोजिशन पार्टी थी वहाँ की स्पासिस्ट लीग पार्टी, जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी थी, स्पासिस्ट लीग पार्टी। इस स्पासिस्ट लीग पार्टी क्या चाहती थी कि यहाँ पे जिस तरह से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जिस तरह से बोल्शेविक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उसी तरीके से यहाँ पे हम भी गवर्नमेंट का, मतलब ये जो स्पासिस्ट पार्टी थी ये चाहती थी कि यहाँ पे भी हमारे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। लेकिन इनके आइडियोलॉजी को दबा दिया गया बाय द हेल्प ऑफ वीएमआर रिपब्लिक क्या है, द्वारा दबा दिया गया। और इनको दबाने का काम किया गया बाय द हेल्प ऑफ फ्री क्रॉप्स। ये वहाँ की एक वेटरन मिलिट्री आर्मी थी जो इसे दबाने का काम की। इसके लिए वीएमआर रिपब्लिक के लिए स्पासिस्ट लीग को, क्योंकि इनका ये मानना था कि यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। बात आती है कि आपके जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आई कहाँ से, क्या रीज़न था कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन वाला रीजन्स आए, कहाँ फैक्टर्स कहाँ से आए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई आपका जर्मनी के अंदर कैसे बढ़ गया। ठीक है ना। देखते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वर द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आने के पीछे कौन कौन से रीजन थे उसको आप बताइए। तो बेसिकली हम इस रीजन्स को समझने के लिए हम हाइपर इन्फ्लेशन को क्या क्या रीजन्स थे उसको समझते हैं, फैक्टर्स के बारे में क्या क्या रीजन्स थे। सबसे पहला रीजन आप बताएंगे कि आपने देखा कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ, तो उसमें तकरीबन आपके 6000 बिलियन यूरोज़ का क्या किया गया, कर्ज चढ़ा दिया गया इसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो कर्ज तो अदा करना पड़ेगा ना, रीपेमेंट करना पड़ेगा ना। तो अब इसके जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि ये अपने कर्ज को अदा कर सके इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ या करेंसीज। तो क्या किया जाता है, इसके पास पैसे न होने की वजह से ये जो रीपेमेंट था ना, जो जर्मनी अपना रीपेमेंट करना शुरू की, वो गोल्ड के फॉर्म में करना शुरू की। जब कोई देश बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है ना, तभी जा कर के वो अपने गोल्ड अपने खजाने से निकालता है कोई भी सामान के लिए। जैसे अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा अगर आपके क्राइसिस आ जाए, तब जा कर के गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने वहाँ इकोनॉमी को अच्छा किया जा सके। ठीक है ना। तो जो हाइपर इन्फ्लेशन आने के पीछे रीज़न था, वो सबसे पहला रीज़न ये था कि वहाँ पे जो आपके पेमेंट किए जाते थे जर्मनी के द्वारा उनके कर्ज का, वो गोल्ड में किया जाने लगा। ठीक है ना। दूसरा, जो फ्रांस था ना, बहुत सारे आपके जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो चुका था, ट्रीटी में साइन हो चुका था कि आपको ये आपके कॉलोनीज़ को, जो जर्मनी की कॉलोनी है उसे इन देशों को देना होगा। आपने देखा था उसमें पिछले वाले लेक्चर में कि ये चीज़ें आपको देना पड़ेगा, ये आपकी कॉलोनीज इन देशों को देना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस ने क्या किया ना, फ्रांस ने जर्मनी का एक बहुत ही रिसोर्सफुल, जिस तरह से राइनलैंड था उसी तरीके से एक बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया था रूर, रूर, इसको ऑक्युपाइड कर लिया गया बाय द फ्रांस। अब देखिए, जिस देश की इकोनॉमी आपके रिसोर्सेज पे चल रही है, उस रिसोर्सेज को जो पहले ही आपने राइनलैंड के फॉर्म में ऑक्युपाइड कर लिया था, जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज बचा हुआ था उसे आपने और भी
अडॉप्ट कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, जो एक छोटा या बच्चा भी था उसे भी अडॉप्ट कर लिया। तो जाहिर सी बात है इनका पूरा इनकम का, जर्मनी का जो इनकम का सोर्स था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई आनी ही आनी है। तीसरा वाला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन आने के पीछे रीज़न था, इतना बड़ी महंगाई आने के पीछे रीज़न था कि आपके जो जर्मनी थी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि उसने ह्यूज अमाउंट में मनी को, करेंसी को प्रिंट किया। आज भी किसी बच्चे से आप पूछेंगे ना, अगर जो कम पढ़ा लिखा है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, उससे आप पूछेंगे कि देश की महंगाई कैसे कम किया जा सकता है, तो उसका टू द पॉइंट पहला जवाब होगा कि सबको पैसा दे दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सरकार को छाप देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सबके हाथ में चले जाएं। अगर किसी के हाथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे देंगे ना, तो वो इकॉनमी को अच्छा नहीं करता है, वो इकॉनमी को और ज़्यादा बर्बाद कर देता है। और चूँकि हो सकता है इकॉनमी में अभी उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जर्मनी वालों को भी ये आइडिया नहीं था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे नोट्स को ह्यूज अमाउंट में, तो सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। अब हुआ क्या, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर नोट ज़्यादा छप जाएंगे तो देखिए कैसे महंगाई बढ़ती है। सपोज़ कर लीजिए ये आपका कोई चॉकलेट है, इस चॉकलेट को ख़रीदने के लिए ये 3 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इस चॉकलेट को ख़रीदने के लिए 3 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सबके पॉकेट में 10-10 रुपये हैं। इस चॉकलेट की प्राइस रखी गई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 9 रुपये रखी गई है। तो उसमें से ये चॉकलेट तीनों में से किसी को भी मिल सकता है, लेकिन वहीं पे पैसा ज़्यादा छप जाने की वजह से इनके पॉकेट में जो पैसा था वो ज़्यादा हो गया। किसी के पास 100 रुपये आ गए, किसी के पास 1000 रुपये, किसी के पास 10,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जिसके पॉकेट में ज़्यादा पैसा रहेगा वो उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। यानी जो चॉकलेट आपका 9 रुपये मिल सकता था, ये कहेगा मैं 100 रुपये में लूँगा, ये कहेगा नहीं मैं 1000 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ खरीदने के लिए, ये कहेगा मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ। तो चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई कि नहीं? तो चॉकलेट की प्राइस बढ़ना मतलब इसकी प्राइस की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, यानी जितनी इसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। इसी वजह से तो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ निकालती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट हमेशा देख रेख करती है, आरबीआई देख रेख करती है कि आपके किसी के मतलब आपके जो मनी जो आपके इंडिया में रन कर रहे हैं, कंट्री में रन कर रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं रन कर रहे हैं या कहीं बहुत कम तो नहीं रन कर रहे हैं। अगर कम भी रन करेगा तो भी आपके इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, और आपके ज़्यादा भी रन करेगा तो भी आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बोल रहा था कि हमारे वहाँ पे रीपेमेंट, हमारे मतलब जर्मनी के अंदर रीपेमेंट जो किया जाने लोन का, वो गोल्ड के फॉर्म में किया जाना था। फ्रांस जो था वो ऑक्यूपाइड कर लिया था रुर को, जो एक बहुत ही रिसोर्सफुल एरियाज़ था। उसके अलावा जो करेंसी थी ना उसको बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रिंट कर दिया गया। इसके अलावा एक और आप लिख सकते हैं, और वो था आपका वैल्यूज़ ऑफ मार्क। जो वहाँ की करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हुई। जब करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू की जो उसकी मनी की प्राइसेस होगी वर्ल्ड मार्केट में वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आपका सिचुएशन इतना वर्स्ट हो चुका था कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अप्रैल महीने में $1 की कीमत एक मार्क के बराबर जो थी वो तकरीबन 24,000 मार्क अगर आप देंगे तो आपके पास $1 आएगा। जुलाई आते आते वो पहुंच गया 3,53,000 पे। अगस्त आते आते वो पहुंच गया 4,62,000 पे, यानी $1 की कीमत 4,62,000 रुपये है। जैसे अगर इंडिया की मनी की बात किया जाए, जैसे इस समय हमारे मनी की वैल्यू चल रही है जो भी 80 to 85 चल रही है, अगर हम 85 रुपीज़ देंगे, अगर एवरेज माना जाए, अगर हम 85 रुपये देंगे तब जा कर के हमें $1 मिलेगा। उसी तरीके से आपका 1923 के नियर अबाउट वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम लोग मतलब जर्मनी के लोग $1 पाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा पेमेंट करते थे, मार्क पेमेंट करते थे, जर्मनी करेंसी पेमेंट करते थे। और दिसंबर में तो ये हालत हो गया आते आते कि वहाँ पे 98 लाख रुपीज़ अगर तकरीबन पे करते थे तब जा कर के उन्हें $1 की क्या होती थी, प्राप्ति होती थी।
ठीक है ना, इतना ज़्यादा वहाँ पे महंगाई हाई हो चुका था। अब चलिए बात करते हैं, अगले वाले बात पे आते हैं कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन के बाद हुआ क्या चीज़। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद से ना क्या हुआ कि आपके अमेरिका ने उस पर शायद तरस आए या जो भी हुआ, अमेरिका ने कहा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन से निकलने के लिए। जर्मनी की हम हेल्प करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन से निकलने के लिए, जिसकी वजह से दावे मीटिंग अरेंज किया जाता है। वहाँ पे उसको क्या किया जाता है कि उसको प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के, हाइपर इन्फ्लेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, दावेस में मीटिंग किया जाता है। लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है आपके। शुरू में तो हो सकता है आपका सिचुएशन ठीक ठाक होने लगी हो, लेकिन देखते ही देखते ना जो उसका दावेस का जो आउटकम निकलता है वो बहुत बुरा निकलता है। उससे क्या होता है कि जर्मनी के अंदर अभी हाई इन्फ्लेशन चली रही होती है कि अमेरिका के अंदर भी महंगाई आ जाती है। और उस महंगाई के आने की वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन आपके था, इन्फ्लेशन उसके आने की वजह से क्या होता है, जो आउटकम इसका निकलता है वो ये निकलता है कि जो एक्सपोर्ट होती है सामान को दूसरे देशों में भेजने की, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एक्सपोर्ट भेजने मतलब सामान जो मैन्युफैक्चर होते हैं एक देश में दूसरे देश में भेजने की, क्या होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फैक्ट्रीज़ वगैरह शट डाउन होने लगते हैं, शट डाउन होने लगते हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम, जाहिर सी बात है जब फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी तो लोगों के हाथ में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फैक्ट्री शट डाउन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो क्या लोगों के हाथ में पैसा रहेगा क्या? जब लोगों के हाथ में ही पैसा नहीं रहेगा तो क्या वो नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद कर पाएंगे क्या? क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाएंगे क्या? तो जाहिर सी बात है अगर फैक्ट्री शट डाउन हो गई तो मतलब कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा मतलब इसका क्या हुआ कि नेशनल इनकम क्या हो गई देश की, वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। जो इंडस्ट्री था वो आपका क्या हुआ, वो एकदम तबाह हो बर्बाद हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का क्या बता। अब इसका जर्मनी के ऊपर जो डिप्रेशन आया था, इसका जर्मनी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इफ़ेक्ट क्या पड़ा। ये जो महंगाई चल रही थी इसका जर्मनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। लिखिए, हेडिंग है आपका इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो आप क्या करेंगे, जर्मनी के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ा आपके इन्फ्लेशन का वो ये पड़ा, सबसे पहला कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे ना वो कम हो गए। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी वहाँ पे क्या कोई चीज़ किसी के हाथ में, मतलब पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग मार्केट में निकलेंगे ही नहीं। जब मार्केट में निकलेंगे ही नहीं तो मतलब सामान ही नहीं खरीदेंगे। जब सामान ही नहीं खरीदेंगे तो जो सामान जहाँ से बन रहा था वहाँ पे ताले लगने शुरू हो जाएंगे। लिंक चैन समझ में आ रहा है? मतलब कि क्या हुआ, इसका इफ़ेक्ट सबसे पहला ये पड़ा कि इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है ना। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी मतलब देश जो था अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने लगा। इसके अलावा क्या हुआ, जाहिर सी बात है जैसे आप कोविड के टाइम पे देखे होंगे कि कोविड के टाइम पे लोगों के रोज़गार छिन गए थे। जब लोगों के रोज़गार छिन गए थे तो क्या हुआ कि लोगों के रोज़गार छिन जाने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं था तो लोग पैसा कहीं से तो कमाएंगे, क्योंकि अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब पैसा हाथ ही में नहीं तो अपने मरेंगे तो है नहीं। तो वो अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो डकैत बन जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, जगह जगह पे कत्ल होने लगता है। तो उसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब आपके इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब ये सारे आप अपने देश पे भी, किसी भी देश पे आप लगा करके देख सकते हैं। अगर किसी भी देश में महंगाई बढ़ी, इसी वजह से महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ना।
कि महंगाई अगर बढ़ेगी या फिर मंदी आएगी, दोनों रीजन्स में आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे जो ह्यूज अमाउंट में होते हैं। राइट्स देखने को मिलेंगे, दंगे फसाद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ताले लगने शुरू हो गए थे। क्यों ताले लगने शुरू हो गए थे? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं था तो वो मार्केट नहीं जाते थे। जब मार्केट नहीं जाते तो कोई सामान नहीं खरीदते थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं बातें कर रहा हूँ? पीपल हमेशा जो थे, अगला जो पॉइंट है, जो पीपल हमेशा थे वो हमेशा डर में रहते थे। पीपल इन फियर, डर में रहते। जाहिर सी बात है, जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो लोग डर में तो रहेंगे ही। यानी ये सारी इफ़ेक्ट्स हैं आपके जर्मनी के ऊपर। जब डिप्रेशन आया था तो ये सारी इफ़ेक्ट्स आपसे ऊपर थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द जर्मनीज, राइट एनी 4 और 5 पॉइंट्स। आप पॉइंट्स लिखिए, आगे बढ़िए, आपको पूरे नंबर